हेलो डियर सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिंबाजी भोसले की। बिंबाजी भोसले काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मराठा शासन से संबंधित थे ये। इससे सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो, क्वेश्चंस पूछता रहता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली निपटा देते हैं। इनके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, सारे के सारे हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो, 10 to 12 मिनट्स की होगी। एंड जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है लास्ट तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी प्रिपरेशन की जर्नी में लगे हुए हैं। आई होप आप लोग को ये इनिशिएटिव पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज खत्म करते हैं बिंबाजी भोसले को, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला क्वेश्चन, राघोजी भोसले द्वारा राज्य विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला जानकोजी नागपुर, दूसरा मुधोजी चांदा, तीसरा साबाजी बरार और चौथा बिंबाजी छत्तीसगढ़। देखिए, था क्या, राघोजी भोसले जो थे उस समय मराठा के शासक थे। भोसले शासक थे बेसिकली आपके नागपुर एरिया के, ठीक है। तो उनके चार पुत्र थे। एक का नाम था जानकोजी, दूसरे का नाम था मुधोजी, तीसरे का नाम साबाजी और बिंबाजी, जो कि छत्तीसगढ़ में आकर के शासन करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो जानको जी को नागपुर का क्षेत्र मिला था, मुधो जी को चांदा और साबाजी को बरार का क्षेत्र मिला था, ठीक है। तो ये चारों सही हैं, आप लोग को इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। सिंपल सा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला, पिंबाजी भोसले के छत्तीसगढ़ न आने की स्थिति में प्रशासन किसके माध्यम से चलाया जा रहा था। हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, इधर मध्य प्रदेश का रीजन पड़ता है, यहाँ आसपास नागपुर का रीजन रहा होगा, ठीक है। नागपुर उसमें काफी बड़ी एरिया के अंतर्गत आता था। रायपुर बहुत सॉरी रतन आपका जो नागपुर है काफी बड़ा एरिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो भोसलों के जो अंतर्गत आता था, तो वहां पे क्या था कि राघोजी के एक बेटे थे जिनका नाम बिंबाजी भोसले था। तो बिंबाजी को उत्तराधिकार में छत्तीसगढ़ की जो जमींदारी थी, हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक एरिया मिला था उनको, है ना, एज अ सूबेदार। लेकिन वो वहां पे नहीं गए थे, तब तक के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था जिसका नाम था नीलकंठ। सिंपल सा नाम है नीलकंठ। हम किसको कहते हैं, एक पक्षी है। तो पक्षी के नाम से आप लोग को याद रखना है कि क्या किया था, बिंबाजी भोसले ने अपना एक पक्षी भेजा नीलकंठ छत्तीसगढ़ पे, ठीक है, शासन के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में। बट आपको एक और चीज याद रखना है कि घोड़ो महादेव उसके बाद, नीलकंठ के बाद जो है बिंबाजी भोसले के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर नीलकंठ बैठे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, चीजों को याद रखते चलना है। पहले नीलकंठ, उसके पश्चात घोड़ो महादेव जो है बिंबाजी भोसले के छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे, जब तक बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के लिए न पहुंच जाएं, ठीक है। अगला, बिंबाजी को छत्तीसगढ़ बिना रक्तपात के प्राप्त होने का प्रमुख कारण क्या था। जमींदारों का समर्थन, नागपुर राजा का आदेश, मोहन सिंह की बीमारी और मृत्यु, मराठा सेना की श्रेष्ठता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोहन सिंह की बीमारी और मृत्यु। मोहन सिंह जो थे उस समय छत्तीसगढ़ के रूलर थे, उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई, जिसके कारण बिंबाजी को बिना किसी रक्तपात के छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो प्राप्त हो गया था। बिंबाजी भोसले का छत्तीसगढ़ में शासन प्रारंभ होने की सर्वाधिक स्वीकार्य तिथि कौन सी मानी जाती है। देखिए, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, तो डेट तो आप लोग को, ईयर तो आप लोग को याद रहेगा। मई बेसिकली आप लोग को याद रखना है कि मई 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। उसी के समय पे सॉरी, मई का महीना आप लोग को याद रखना है और 1757 याद रखना है बैटल ऑफ प्लासी से रिलेट करके। तो इस समय पे क्या मानी जाती है, छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले का शासन प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से मराठा अधिकारी बिंबाजी के साथ छत्तीसगढ़ आए। घोड़ो महादेव, कृष्णाजी उपाध्याय, मोहम्मद खां, कादर खां। देखिए, चारों नाम आप लोग को याद रखने हैं, घोड़ो महादेव, कृष्णाजी उपाध्याय, मोहम्मद खां, कादर खां, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, बिंबाजी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, छठवां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंबाजी के नाम से कोई सिक्का नहीं ढाला गया। नागपुर के भोसले के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलते थे। इससे बिंबाजी की वैधानिक स्थिति स्पष्ट होती है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप लोग को पता होगा कंसेप्ट, इजीली बना पाओगे।
अदरवाइज ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल सकता है। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है इससे बिम्बाजी की वैधानिक स्थिति स्पष्ट होती है, ये वाला चीज, ठीक है। देखिए, जब कोई रूलर सिक्का जारी करता है तो हम मानते हैं कि वो इस एरिया का क्या था, राजा था या शासक रहा है। नो डाउट बिम्बाजी भोसले हमारे छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं, बट एक्चुअलिटी कुछ और थी, सच कुछ और था, ठीक है। पहले आप स्टेटमेंट पढ़िएगा जो कि रामकुमार बिहार से मैं लेकर के आया हूँ। बिम्बाजी छत्तीसगढ़ में रहकर पूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते थे, मगर वैधानिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ नागपुर राजा के अधिकार में था। नागपुर राजा के सामने बिम्बाजी सूबेदार ही थे, ठीक है। तो इससे उनकी वैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। वो वैधानिक रूप से क्या थे, सूबेदार थे, किनके, नागपुर राजा के। नागपुर के भोसलों के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलते थे, बिम्बाजी के नाम से कोई सिक्का नहीं ढाला गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 और 2, ठीक है। याद रखिएगा कि बिम्बाजी जो थे अपने पूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते थे, कंप्लीट पूरा है ना, कंप्लीटली अपना अधिकारों का प्रयोग करते थे, मगर वैधानिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ नागपुर राजा के अधिकार में था। नागपुर राजा के सामने बिम्बाजी केवल सूबेदार थे, ठीक है, याद रहेगा। और एक चीज कि नागपुर के राजा को किसी भी प्रकार की टकोली या टैक्स जो है हमारे बिम्बाजी भोसले नहीं देते थे, ठीक है। किसी भी तरीके का टकोली प्रदान नहीं किया जाता था हमारे साइड से, हमारे शासक जो बिम्बाजी भोसले उनके साइड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रारंभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में मॉडर्न जो पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा मई 1757, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जमींदार से सर्वाधिक टकोली वसूली जाती थी। सर्वाधिक टकोली, टकोली, देखिए याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आप लोग को नाम ही याद रखना पड़ेगा। खैरागढ़ है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बैर, था क्या, जो बिम्बाजी भोसले भोसले थे, उनकी जो थी वो बैर था, या बोल सकते हैं कि उनकी दुश्मनी थी खैरागढ़ से, है ना, क्योंकि खैरागढ़ के जमींदार है उनका विरोध किया था। तो दोनों के बीच में क्या था, बैर था। तो बैर से आप लोग खैर याद रखोगे तो आप लोग को खैरागढ़ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, खैरागढ़। कांकेर के जमींदार से टकोली के स्थान पर क्या लिया जाता था। देखिए, टकोली या टैक्स जो है उनसे नहीं लिया जाता था, क्या उसके बदले में वो है 500 घुड़सवार सैनिक जो थे वो बिम्बाजी भोसले को उन्होंने दिया था, ठीक है। बिम्बाजी द्वारा अधिकृत सॉरी बिम्बाजी द्वारा जमींदारी जब्ती की एकमात्र घटना किससे संबंधित है। धमधा, चांपा, कोरबा, पंडरिया। देखिए, जब्ती वर्ड पकड़ना है आपको, जब्ती में ब पकड़ना है और कोरबा का ब से मिला देना है। आंसर क्या हो जाएगा, कोरबा, है ना। बस ये याद रखना है आप लोग को। याद करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ आप लोग को मैं, ताकि आप लोग इजीली इसको मेमोराइज कर सको। बिम्बाजी द्वारा जमींदारी जब्ती का एकमात्र घटना किससे संबंधित है, तो कोरबा की जो जमींदारी थी उन्होंने जब्त की थी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिम्बाजी भोसले द्वारा निर्मित धार्मिक स्थलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। सीजीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर, खांडोबा मंदिर, है ना। देखिए, राम मंदिर उन्होंने बनवाया है, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया है, खांडोबा मंदिर भी बनवाया, बट महामाया मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया है। महामाया मंदिर किसने बनवाया है, रत्नदेव फर्स्ट ने बनवाया है, जो कि कलचुरी रूलर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिन्होंने रतनपुर सिटी भी बसाई थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। धमधा जमींदारी की जल समाधि, सरगुजा पर आक्रमण, चांग भकार पर आक्रमण, खैरागढ़ पर खैरागढ़ पर अंतिम आक्रमण। इसका सही आंसर है ए। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, चा सर धम खे, ठीक है। सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा, बट मेरे जैसे लोग के लिए और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको याद नहीं कर पाओगे। इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, तो सही है कि चार सर है ना, धम खे करके इस तरीके से आप लोग कुछ ट्रिक बना करके अपने सहूलियत के हिसाब से याद करना है। तो चार सर धम खे, इस तरीके से हम लोग को याद रखना है कि किस तरीके से जो है बिम्बाजी भोसले ने अलग अलग रियासतों पर आक्रमण किया था, उसका सीक्वेंस पूछा है। तो चार सर धम खे, चांग बखार, सर फॉर सरगुजा, धम फॉर धमधा, खे फॉर खैरागढ़, ठीक है। ये आपके डेट्स यहाँ पे, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्बाजी की पत्नियों में कौन शामिल नहीं था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, सीधे बुक से उठा देगा क्वेश्चन। आनंदीबाई, रमाबाई, गायत्रीबाई या उमाबाई, इनमें से कौन जो थे बिम्बाजी की पत्नियों में शामिल नहीं थे, पूछा है, ठीक है। ऑलवेज रीड ट्वाइस, क्योंकि नहीं एक छुपा होता है, ठीक है। तो उमाबाई तो थी इनकी वाइफ, आनंदीबाई भी थी, रमाबाई भी थी, बट गायत्री बाई जो थी इनकी वाइफ नहीं थी, ठीक है।
किस जमींदार ने बिंबाजी के आक्रमण से अपनी पत्नी के साथ जल समाधि ले ली क्योंकि अधीनस्थ होकर जीना उसे सह नहीं था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धमधा, है ना, धमधा। देखिए धमधा मतलब जैसे पानी है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें धम से कूद गए कौन? जमींदार और उनकी वाइफ, है ना, धम से कूद गए, धमधा, उससे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। देखिए तीन नाम मैंने बताया है आपको, चांग सॉरी, एक धमधा, एक खैरागढ़, और एक कौन सा था? एक धमधा बताया है, एक खैरागढ़ बताया और एक कोरबा बताया है। खैरागढ़ मैंने बताया, खैरागढ़ सबसे ज्यादा टकोली ली जाती थी। धमधा में जो है अपनी पत्नी के साथ जल समाधि ले ली यहाँ के जमींदार ने। और एक कोरबा बताया जिसकी जमींदारी को जब्त की थी बिंबाजी ने।